स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। आज का हमारा टॉपिक है मराठा वंश। जो सीरीज़ हमारा चल रहा है उसका तीसरे नंबर का क्लास है, ठीक है। मराठा वंश जिसका हम लोगों ने 2 क्लास जो है पहले ही देख चुका है। ये हमारा तीसरे नंबर की कक्षा है। इससे पहले कक्षा में आपको जो है मराठा वंश के जितने भी शासक हैं उस सभी के बारे में बता दिया गया था। उससे पहले क्लास में अर्थात मराठा वंश का पहला कक्षा में जो है उस ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखा जा सकता है उसको बताया गया था। आज इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक रहेगा सूबा शासन से, ठीक है। सूबेदारी व्यवस्था से आज का हमारा ये टॉपिक रहेगा, ठीक है। मराठा वंश एवं प्रशासन में आज का हमारा टॉपिक रहेगा सूबेदारी व्यवस्था, ठीक है। सूबेदारी व्यवस्था। तो देखिए ये जो है सूबेदारी व्यवस्था क्या है एक्चुअल में। तो जैसे कि आप लोगों ने उपनिवेशवाद का नाम सुना होगा, ठीक है। उपनिवेशवाद किसको बोलते हैं? जैसे कि जब हमारा भारत गुलाम था तो हम लोग अंग्रेज के क्या थे? उपनिवेश थे, ठीक है। उपनिवेश नीति जो है अंग्रेज लाते थे, उसका प्रभाव अर्थात जो इंग्लैंड है, ठीक है, ब्रिटिश है, ब्रिटेन है, उसका हम लोग उपनिवेश थे। अर्थात जो भी नीति लाते थे ब्रिटेन लोग वो हमारे ऊपर लागू करते थे, चाहे वो अच्छी हो या गलत हो, ठीक है। अर्थात वहीं से रह करके हमको कंट्रोल करते थे। तो वह एक प्रकार से उपनिवेश नीति का जो है परिणाम हम लोगों को भोगना पड़ता था। उसी प्रकार से ये जो सूबा शासन है, अर्थात सूबा हमारे छत्तीसगढ़ को क्या माना जाता था? एक सूबा माना जाता था, ठीक है। हमारे छत्तीसगढ़ को सूबा माना जाता था अर्थात उपनिवेश माना जाता था। और इसी सूबे इसी का ही जो है एक प्रमुख बना दिया जाता था, किसी को इसी का ही प्रमुख बना दिया जाता था। और ये जो है पूरे व्यवस्था को लागू करने का श्रेय उसी व्यक्ति को जाता था, ठीक है, पूरे व्यवस्था को। इस प्रकार से ये जो है पूरे सूबेदारी व्यवस्था में तब्दील हो गया था, ठीक है। इसी को ही सूबेदारी व्यवस्था कहा गया, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक प्रकार से कहा जाए तो ये जो हमारा छत्तीसगढ़ था वह मराठों का जो है उपनिवेश नीति का परिणाम समझ लो, ठीक है। जैसे कि वो लोग नागपुर में रहते थे और यहाँ शासन करते थे। तो देखिए पढ़ते हैं सूबेदारी व्यवस्था को, ठीक है। किस प्रकार से सूबा शासन हमारे छत्तीसगढ़ में आया, ठीक है। देखिए सूबेदारी व्यवस्था का प्रारंभ जो है 1788 से हो गया, ठीक है। 1788 से लेकर के ये जो है 1818 तक का चला, ठीक है। सूबेदारी व्यवस्था 1788 से लेकर 1818 तक का चला। क्यों इतने लंबे समय तक का चला और क्या इसकी खासियत थी इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसकी खासियत क्या थी? इसकी खासियत यह थी कि ये जो है वह जब नागपुर में जो चल रहा था, नागपुर में जो व्यवस्था चल रहा था उसी को यहाँ पर लागू कर दिया गया था। अर्थात जो वहाँ जैसे कि नागपुर के मराठा जो है अन्य क्षेत्रों को क्या करते थे? विजिट करते थे और वहाँ पर सूबेदार भेज देते थे। उसी प्रकार हमारे छत्तीसगढ़ में भी इन लोगों ने सूबेदार जो है लाना शुरू कर दिया, ठीक है। स्पेशली किसने लाया था? नागपुर में प्रचलन, ठीक है। नागपुर में इसका प्रचलन था। ये सूबा शासन पद्धति को किसने लाया था? तो वेंकोजी भोसला ने लाया था। वेंकोजी भोसला ने लाया था, ठीक है। 1788 से लेकर के 1818 तक का चला, ठीक है। और ये जो है नागपुर में प्रचलन था, उसी के समानांतर हमारे छत्तीसगढ़ में लाया। वेंकोजी भोसला को इसका श्रेय जाता है, ठीक है। देखिए जब 1787 तक का जब शासन चल रहा था तो यहाँ तक बिंबा जी शासन कर रहे थे, ठीक है। बिंबा जी शासन कर रहे थे तब कोई भी प्रकार की परेशानी नहीं थी, ठीक है। कोई भी प्रकार की परेशानी नहीं थी। लेकिन जो वेंकोजी भोसला है उसने क्या किया? नागपुर में ही रह करके यहाँ पर आते भी नहीं थे, साल में 1-2 बार आ जाते तो आ जाते। पूरे शासन काल के दौरान लगभग 3 या 4 बार ही वे आए थे यहाँ पर, 3 है शायद, 3 बार ही आए थे, ठीक है। वो वहीं रहकर यहाँ कंट्रोल करते थे। यहाँ का हाल चाल को देखने एक बार भी नहीं आते थे, ऐसा टाइप का कि क्या है, लोगों के ऊपर क्या बीत रहा है, ठीक है। सूबेदार को नियुक्त कर दिया है तो वो सूबेदार जो है वहाँ केवल कर संग्रहण को ही ध्यान में रख करके इस क्षेत्र पर आता था और कर संग्रहण करता था। तो चलिए इस सूबेदार जो कि कुल टोटल 8 सूबेदार हुए हैं इनको हम लोग देख लेते हैं ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। किस प्रकार से इनको याद रखा जा सकता है। मैंने जब मराठा वंश का पहली कक्षा हुआ था तब मैंने आपको बताया था कि देखिए ये सूबेदार जो थे वह एकदम कैया किस्म के आदमी थे। कहने का मतलब है ये जो है कर संग्रहण के लिए ही आते थे। किसी के लोगों के मन में क्या बीत रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या इच्छाएं हैं, क्या करना चाहिए जनताओं के लिए, ये उनका कुछ एम नहीं था। ऐसा कुछ सोचते भी नहीं थे उन लोग, केवल अपने से मतलब रखते थे, अधिक से अधिक कर संग्रहण करते थे, ठीक है। इसलिए मैंने क्या बताया था ट्रिक। और उन लोग ज़्यादा लोग नहीं रहते थे, बहुत कम लोग रहते थे, मुट्ठी भर रहते थे। मुट्ठी भर बालू से हम लोगों के ऊपर वार करते थे, ऐसा अपना ट्रिक था। क्या ट्रिक था? मुट्ठी भर बालू से वार करते थे, ठीक है।
मुट्ठी भर बालू से वार करते थे। मुट्ठी भर के बालू, मुट्ठी भर के बालू से वार करते थे हम लोगों के ऊपर, अर्थात बहुत ही कम संख्या में उन लोग होते थे, लेकिन हम लोगों के ऊपर पूरे संपूर्ण छत्तीसगढ़ को उन लोग कंट्रोल करके रखे थे, मारपीट के पैसा वसूल ही कर लेते थे। ठीक है, तो देखिए म से हो जाएगा महिपत राव दिनकर। ठीक है, महिपत राव दिनकर हो जाएगा। फिर ठ से हो जाएगा विट्ठल राव दिनकर, विट्ठल राव दिनकर। भ से हो जाएगा भवानी कालू, भवानी कालू। फिर के से हो जाएगा केशव गोविंद, केशव गोविंद। ब से हो जाएगा बीकाजी पिंडरी, बीकाजी पिंडरी। और ब से ही हो जाएगा बीकाजी गोपाल, बीकाजी गोपाल। स से हो जाएगा सखाराम हरी, सखाराम हरी। और सीताराम टांटिया, सीताराम टांटिया। व से हो जाएगा यादव राव, यादव राव दिवाकर। ठीक है, तो पहला अगर बोला जाए कि पहला सूबेदार कौन था तो महिपत राव दिनकर, और अंतिम सूबेदार कौन था तो यादव राव दिवाकर जो है इसमें आ जाएगा। ठीक है, इसका हम लोग चरण को भी देखेंगे, इनका कार्यकाल को भी देखेंगे, समय को भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं ठीक है आगे और पढ़ते हैं इन सभी के बारे में। देखिए पहला जो सूबेदार है, ठीक है, पहला सूबेदार कौन है तो पहला सूबेदार है महिपत राव दिनकर। पहला कौन है? महिपत राव दिनकर। महिपत राव दिनकर जो है पहला सूबेदार है। ठीक है, इनका कार्यकाल कब से कब तक का था तो देखिए इनका कार्यकाल जो है 1788 से लेकर के 1790 तक का, केवल 2 वर्षों तक का ही इनका कार्यकाल रहा। ठीक है, जिसमें इसने ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण कार्य नहीं किए। आप सभी को पता होगा कि जो इससे पहले अर्थात 1787 तक का जो है बिंबा जी यहाँ शासन करते थे। ठीक है, बिंबा जी शासन करते थे। पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि ये बिंबा जी जब शासन कर रहे थे इनकी निसंतान मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इनकी 3 पत्नियाँ थी। एक पत्नी जो थी उमाबाई, ठीक है, उमाबाई जो कि सती हो गई थी। एक पत्नी थी रमाबाई जो कि वन को चली गई थी, और एक पत्नी थी इनकी आनंदीबाई। ठीक है, आनंदीबाई इनकी एक पत्नी थी। वो जो है आनंदीबाई जो है शासन प्रशासन को संभाली। ठीक है, शासन प्रशासन को संभाली। लेकिन 1788 में तो वेंकोजी भोसला क्या कर लिया है, शासन बन गया है, शासक बन गया है। तो वेंकोजी ने क्या कर दिया, यहाँ महिपत राव दिनकर को अर्थात सूबेदार को भेज दिया। लेकिन बिंबा जी की पत्नी यहाँ पर शासन ऑलरेडी कर रही थी। ठीक है, इसलिए महिपत राव दिनकर, ठीक है, इसलिए महिपत राव दिनकर और इस आनंदी के बीच में, इन आनंदीबाई के बीच में जो है संघर्ष चला। ठीक है, संघर्ष चला इन दोनों के बीच में। चूँकि देखिए ये जो आनंदीबाई है वो पहले से ही क्या करती थी, बिंबा जी भोसले चूँकि अच्छे शासक थे, जनताओं का उनके पास सपोर्ट था। ठीक है, और जो भी कार्य करते थे अच्छे नेक कार्य करते थे, इसलिए लोग उनको अच्छे से मानते भी थे। इसलिए सूबेदारों को लोग जो है पसंद नहीं किए। आनंदीबाई की तरफ ज़्यादा झुकाव था लोगों का मन, इसलिए जो है आनंदीबाई का ज़्यादा चला। ठीक है, जनता किनके साथ में थी तो जनता जो जितने भी थे वो आनंदीबाई के साथ में थे। ठीक है, जनता का साथ था, इनका सहयोग था। ठीक है, इसलिए जो है महिपत राव का ज़्यादा नहीं चला। ठीक है, इनके समय में कुछ महत्वपूर्ण घटना ऐसी घटित नहीं हुई जिसको हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में पढ़े और पेपर में आ सकता है। 1-2 घटना है ज़रूर। देखिए 1790 में एक यूरोपीय यात्री आए थे। इनके समय में यूरोपीय यात्री आए थे जिनका नाम था फॉरेस्टर। ठीक है, इनका नाम था फॉरेस्टर। 1790 में यूरोपीय यात्री फॉरेस्टर आए थे। ठीक है, इनके समय में। और एक यात्री, एक जो है विदेशी यात्री, उसको नाम को याद रखिएगा। ठीक है, मिस्टर लैंकी। ठीक है, मिस्टर लैंकी और मिस्टर यूरोपीय यात्री फॉरेस्टर जो है इनके समय में आए थे 1790 में। इनके बारे में केवल महिपत राव दिनकर के बारे में केवल ये 2 ही फैक्ट है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इनके समय में किस प्रकार की उस समय स्थिति थी उसको मैंने बता दिया। ठीक है, इनका जो है आनंदीबाई से संघर्ष चला, इसी कारणवश ये 2 वर्षों में ये जो है खास काम नहीं कर पाए। ठीक है, इसके बाद कौन आ गया तो इसके बाद आ गए अपना विट्ठल राव दिनकर। ठीक है, विट्ठल राव दिनकर जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर के, क्योंकि देखिए अब दूसरे नंबर में आ जाते हैं कौन, विट्ठल राव दिनकर। विट्ठल राव दिनकर, देखिए ये जो विट्ठल राव दिनकर हैं इनका कार्यकाल जो है
1790 से लेकर के 1796 तक का चला। महत्वपूर्ण 6 वर्षों तक का इनका कार्यकाल चला था दोस्तों, ठीक है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। देखिए ये जो विट्ठलराव दिनकर है, इसी ने ही क्या लाया था, तो परगना पद्धति, परगना व्यवस्था का सूत्रधार इनको माना जाता है। आप सभी लोगों ने परगना के बारे में सुना होगा। हमारे छत्तीसगढ़ में कुल टोटल 27 परगना थे, ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ों को समाप्त करके इन्होंने 27 परगनों में विभाजित किया था। जबकि जब एगन्यू आएंगे छत्तीसगढ़ के दूसरे नंबर के अधीक्षक, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, इसको इस 27 परगना को 8 परगनों में विभाजित कर दिया था। इसने सबसे पहले क्या किया था, तो देखिए ये परगना पद्धति लाए थे, ठीक है, परगना पद्धति लाए थे। परगना पद्धति जिसमें जो है इन्होंने जो हमारा छत्तीसगढ़ था इसको इन्होंने 27 परगनों में विभाजित कर दिया था, 27 परगनों में विभाजित कर दिया था। आगे चल के ये जो 27 परगना है इसको 8 परगनों में एगन्यू ने फिर पुनः बांट दिया था, ठीक है। तो आप इसको याद रखिए ये फैक्ट को, ठीक है। इनके समय में और क्या हुआ था, तो इनका देखिए शासनकाल जो है 1790 से लेकर के 1796 तक का है। तो इसी बीच में अर्थात 1795 में मिस्टर जेटी ब्लंट, ठीक है, जेटी ब्लंट जो है इनके समय में आए थे। और भोपालपट्टनम का विद्रोह आप लोगों ने सुना होगा, भोपालपट्टनम का संघर्ष कहते हैं, वह इन्हीं के समय में हुआ था। अर्थात ये भोपालपट्टनम का संघर्ष कुछ बहुत बड़ा विद्रोह संघर्ष नहीं था ऐसा कुछ, ठीक है। ये जो है मात्र जो जेटी ब्लंट है उसको जो है इंद्रावती नदी क्रॉस करने नहीं दिए थे गोंड जनजाति के लोग, बस यही था, ठीक है। पत्थरबाजी वगैरह करके इनको वापस भेज दिया गया था और ये वापस फिर कलकत्ता चले गए थे, ठीक है, इस छत्तीसगढ़ में आगे नहीं आ पाए थे, ठीक है। तो परगना पद्धति लाया था, ठीक है, मिस्टर जेटी ब्लंट इनके समय में छत्तीसगढ़ की यात्रा पर आए थे। वहीं ये देखिए ये परगना पद्धति के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। ये परगना पद्धति जो है वह 1790 से लेकर के, ठीक है, 1790 से लेकर के पूरे 1818 तक का चला। क्यों चला, क्योंकि इसमें जो है महत्वपूर्ण, ठीक है, महत्वपूर्ण जो है इसमें नियम थे, ठीक है, महत्वपूर्ण नियम थे। और ऐसे नियम थे जो मराठा वंश में पहले से ही चल रहा था, ठीक है, अर्थात जो मराठा में जो पहले से ही चल रहा था वैसे ही नियम इसमें था, इसीलिए जो है यह बहुत लंबे समय तक का बना रहा, ठीक है। इसमें इसका प्रमुख कौन होता था, तो इस परगने का प्रमुख जो है कमाविसदार होता था, ठीक है, कमाविसदार होता था, इसको आप याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग जब परगना पद्धति, जब मराठा प्रशासन पढ़ेंगे तो परगना पद्धति को हम लोग बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे, एक पूरा क्लास इसी के ऊपर रहेगा, ठीक है। तो अभी आप सिर्फ इसके बारे में ये जानिए कि ये जो परगना है इसका प्रमुख जो है कमाविसदार होता था। वहीं इसके अलावा जो है बड़कर, ठीक है, फडणवीस, ऐसे ऐसे बहुत सारे अधिकारी इसमें होते थे, ठीक है। और ये जो है गौटिया का पद जो कि कलचुरी वंश से चला आ रहा है उसको इसमें स्थायी बना करके रखा गया था। और बहुत सारे पद थे उसको हटा दिया गया था, बहुत सारे क्या, संपूर्ण पद को हटा दिया गया। ये जो है अपना नया पद जो परगना है उसमें इन लोग ला देंगे, ठीक है। तो ये विट्ठलराव दिनकर के बारे में ये सभी चीज़ों को आप जानिए, ठीक है। अगला बढ़ते हैं इसके बारे में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अगला जो सूबेदार है, ठीक है, ये दूसरे नंबर का सूबेदार हो गया। तीसरे क्रम का सूबेदार जो है देखिए यहाँ पर भवानी कालू, ठीक है, तीसरे नंबर का सूबेदार कौन था, तो भवानी कालू, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए भवानी कालू के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इनका शासनकाल कब से कब तक का था, तो देखिए 1790 से लेकर के 96 तक तो यही शासन किए, मतलब 1796 से लेकर के 1797 केवल 1 वर्ष तक का ही इनका शासनकाल रहा, बहुत ही कम समय के लिए रहा था इनका शासनकाल, ठीक है। इनके समय में केवल एक ही फैक्ट को आप याद रखिएगा, ये जो है कोडो विष्णु, ठीक है, कोडो विष्णु नामक एक व्यक्ति को अर्थात अपना प्रतिनिधि, ठीक है, प्रतिनिधि इसको जो है भेजा था, ठीक है, प्रतिनिधि भेजा था ये जो है अपने जगह, इसलिए इसको हटा दिया गया था, ठीक है, इसलिए इसको हटा दिया गया था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो सूबेदार का पद है वह विशेष राजस्व वसूल के लिए इसको रखा जाता था, ठीक है। इसमें कोई कार्यकुशलता या इसकी प्रतिभा को देख करके इसको नियुक्त नहीं किया जाता था, बल्कि जो अधिक से अधिक कर संग्रहण कर सके और वहाँ पर रह करके लोगों के बीच में वैसे लोगों को रखा जाता था। और ये तो खुद किसी दूसरे व्यक्ति को, कोडो विष्णु नामक एक व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया था। तो ऐसे में जो है वेंकोजी भोसला जो है निराश हो गया, ठीक है, और इसको जो है पद से हटा दिया था, ठीक है। उसके बाद अगला जो सूबेदार है चौथे क्रम का, ठीक है, वो सामने आया,
उसका नाम था केशव गोविंद। ठीक है, केशव गोविंद। ये जो है केशव गोविंद जो कि है बहुत ही खास है। ठीक है, क्योंकि इसके बारे में 3-4 फैक्ट हैं जो कि पेपर में पूछे जाते हैं, कई बार पूछ चुका है। इसका कार्यकाल जो था 1797 से लेकर के 1808 तक का था। ठीक है, अर्थात ये 8 तो हो ही गया, 9, 10, 11 वर्षों तक का। ठीक है, 11 वर्षों तक का, अर्थात इसका सर्वाधिक लंबा शासनकाल। ठीक है, सर्वाधिक लंबे समय के लिए ये जो है बना था, समय के लिए सर्वाधिक लंबे समय के लिए जो है यह सूबेदारी पद पर नियुक्त रहा। ठीक है, इसके बाद लगभग ये जो है 11 वर्ष। ये केशव गोविंद के बारे में याद रखिएगा। देखिए, क से है केशव गोविंद, क से याद रखिएगा कोलब्रुक। ठीक है, कोलब्रुक यूरोपीय यात्री जो है इनके समय में आए थे। ठीक है, कोलब्रुक यूरोपीय यात्री इनके समय में छत्तीसगढ़ की यात्रा पर आए थे। ठीक है, इनका सर्वाधिक लंबे समय तक का शासन इन्हीं का ही रहा, केशव गोविंद का, जो कि 1797 से लेकर 1808 तक का लगभग 11 वर्षों तक का ये जो है सूबेदारी पद पर नियुक्त रहे। ठीक है, इनका जो कोलब्रुक इनके समय में आया था विदेशी यात्री, उसको आप याद रखिए। इसके बाद इसके बारे में एक और फैक्ट है। ठीक है, ये जो है देखिए, ये जो है सरगुजा प्लस संबलपुर विवाद को क्या किए थे, निपटाए थे। ठीक है, सॉरी, नागपुर विवाद, सरगुजा तथा नागपुर, छोटा नागपुर वाला, ये दोनों विवाद जो है सरगुजा और नागपुर दोनों के बीच में क्या हो गया था, छोटा नागपुर जो कि झारखंड वाले क्षेत्र में पड़ता है। तो इन्हीं दोनों के बीच में जो विवाद हुए थे, ठीक है, सीमा विवाद, उसी को ही इसने क्या किया था, तो सुलझाया था। ठीक है, अर्थात देखिए, इसके बाद जो आएंगे शासक बीकाजी गोपाल, वो भी क्या करेंगे, इसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अंतिम रूप से सुलझता तो उनके समय में है, लेकिन ये जो इन दोनों के बीच में विवाद का प्रारंभ है वह यहीं से शुरू हो जाता है। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा, ये जो है संबलपुर को जीत करके जो है मराठा का क्षेत्र को विस्तृत कर लेते थे। ठीक है, मराठा क्षेत्र को इन्होंने जीत करके, संबलपुर क्षेत्र को जीत करके मराठा क्षेत्र को विस्तृत किया था इन्होंने, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो संबलपुर क्षेत्र को किसने जीता था, तो केशव गोविंद ने। सरगुजा नागपुर का मध्य सीमा विवाद जो है इनके समय में शुरू हुआ था। कोलब्रुक विदेशी यात्री इनके समय में आए थे। सर्वाधिक लंबे समय तक सूबेदारी व्यवस्था इन्होंने ही संभाली थी। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला इसके बारे में आ जाते हैं। अगला क्या है अपना, बीकाजी पिंडरी। देखिए, बीकाजी पिंडरी के बारे में तो कुछ है नहीं ज़्यादा। ठीक है, बीकाजी पिंडरी जो है 1808 से लेकर के 1809 तक का ये जो है शासन किए। कुछ विशेष कार्य नहीं कर पाए अपने शासनकाल के दौरान। ठीक है, इसलिए इसको नहीं पढ़ते हैं। अगला देखते हैं, छठवें क्रम का है बीकाजी गोपाल। ठीक है, बीकाजी गोपाल के बारे में याद रखिएगा। देखिए, ये जो है 1809 से लेकर के 1817 तक का शासन किए इन्होंने। ठीक है, 1809 से लेकर के 1817 तक का ये जो है शासन किए। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, उसको आप याद रखिएगा। ठीक है, 3-4 चीज़ें हैं जो पेपर में पूछते हैं। ठीक है, तो देखिए, पहला चीज़ तो यही है कि बीकाजी गोपाल के समय में ही वेंकोजी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, वेंकोजी जो कि 1811 में इनका बनारस यात्रा के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, पहला कार्य तो यही है। इसके बाद इसी के समय में ही परसोजी, ठीक है, परसोजी की भी मृत्यु हो गई। ठीक है, इसके बाद इनके समय में ही अप्पा साहब को इनको शासन मिला था। ठीक है, अप्पा साहब को इनके समय में शासन मिला था। ठीक है, इसके अलावा ये जो है सरगुजा और नागपुर का सीमा विवाद सरगुजा और नागपुर का सीमा विवाद को इन्होंने सुलझाने की कोशिश की थी। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ें जो हैं ये बीकाजी गोपाल से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, दूसरे क्रम के सबसे ज़्यादा लंबे समय तक का सूबेदारी पद पर बने रहने वाले ये जो है शासक थे। ठीक है, सूबेदार थे, तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए, ये जो केशव गोविंद है, इनके समय में एक ऐड कीजिएगा दोस्तों, इनके समय पिंडारियों का आक्रमण हुआ था। ठीक है, पिंडारियों का आक्रमण हुआ था
ठीक है, पिंडारियों का आक्रमण किनके समय में हुआ था, तो बोलेगा तो ये जो केशव गोविंद है उनके समय में ही पिंडारियों का आक्रमण हुआ था, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, वहीं जो बीकाजी गोपाल है इनके समय में जो पिंडारियों का आक्रमण है वह अपने चरम सीमा पर होता है। अर्थात देखिए इनके समय में जो है राज्य में अर्थात हमारे छत्तीसगढ़ में एक अस्थिरता की स्थिति जो है पैदा हो जाती है। ठीक है, जैसे कि लूटपाट होते हैं, यहाँ पर भ्रष्टाचार बहुत ही ज़्यादा व्याप्त हो जाता है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक का सूबेदारी व्यवस्था चल रही है और सूबेदार जो है केवल अपने से मतलब रखते थे, केवल कर संग्रहण से मतलब रखते थे, ना कि छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है, ठीक है, इससे मतलब नहीं रहता था। ये जो है पूरा शोषण का और भ्रष्टाचार का, ठीक है, दुर्भाग्यपूर्ण जो है वह पूरा शासन चल रहा था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है, तो ले लीजिए, इसको मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला जो सूबेदार है। ठीक है, 7वें क्रम का सूबेदार। देखिए 6वें क्रम का जो बीकाजी गोपाल है ये उसको पढ़ लिए। ठीक है, 7वें क्रम का जो सूबेदार है वह कौन था, तो देखिए 7वें क्रम में 2 लोगों को याद रखना है। देखिए सा से दो आदमी हैं, एक तो सखाराम हरी प्लस सीताराम टांटिया। तो देखिए ये जो सीताराम टांटिया है, सखाराम हरी और सीताराम टांटिया है, इनका कार्यकाल जो है 1817 से लेकर 1817 में ही इन दोनों को समाप्त हो गए। अर्थात 2-2, 3-3 महीने के लिए दोनों को थे, उसके बाद 1817 में ही इन दोनों का कार्यकाल समाप्त हो गया। इसके बारे में एक फैक्ट को आप याद रखिएगा जो कि पेपर में एक बार पूछा गया था। ठीक है, इनका जो है रतनपुर का एक निवासी के द्वारा, ठीक है, रतनपुर के एक निवासी के द्वारा इनको गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। किनको, तो इस सखाराम हरी को, ना कि सीताराम टांटिया को, इस सखाराम हरी को जो है गोली मार करके हत्या कर दी गई थी एक रतनपुर के एक निवासी के द्वारा। ठीक है, अब देखते हैं अपना अंतिम और 8वें क्रम का जो सूबेदार है उसको पढ़ते हैं। उसका नाम है यादव राव दिवाकर। देखिए दोस्तों ये जो है अंतिम क्रम का है, इसका कार्यकाल 1817 के कुछ महीने, मतलब 1817 में 1-2 महीने और 1818 तक का चला। ठीक है, ये जो है इसके बारे में क्या है, तो देखिए पेपर में कई बार पूछा है। ये जो है हमारे छत्तीसगढ़ का अंतिम सूबेदार था। ठीक है, अंतिम सूबेदार था। इनके समय में ही क्या हुआ, जो छत्तीसगढ़ के ब्रिटिश रेजिडेंट थे, ठीक है, छत्तीसगढ़ के ब्रिटिश रेजिडेंट उस समय जेनकिंस जो शासक थे, रेजिडेंट थे हमारे छत्तीसगढ़ के, उन्होंने क्या किया, तो ये सूबेदारी व्यवस्था को बंद कर दिया। ठीक है, क्योंकि वेंकोजी भोसला भी क्या हो गया था, मर गया था। उसके बाद परसो जी भी की हत्या हो गई थी। ठीक है, उसके बाद अप्पा साहब जो है सीताबर्डी के युद्ध में हार गए थे। ठीक है, 1818 में आपको बताया था इससे पहली कक्षा में किस प्रकार अप्पा जी साहब ने अपने लोभ के वजह से हमारे छत्तीसगढ़ को पूरा नीलाम कर दिया था। ठीक है, ब्रिटिशों से नागपुर को नीलाम कर दिया था। नागपुर में भी हमारा छत्तीसगढ़ आता था, तो हमारा छत्तीसगढ़ भी गए नागपुर के साथ में। ठीक है, तो इस प्रकार जो जेनकिंस है वह जो है सूबेदारी व्यवस्था को बंद करके अधीक्षक जो है नियुक्ति कर देता है। तो कौन, छत्तीसगढ़ का रेजिडेंट, ठीक है, छत्तीसगढ़ का रेजिडेंट अधिकारी कौन था उस समय, तो जेनकिंस। ठीक है, जेनकिंस, ये जो इसने क्या किया, तो सूबा व्यवस्था को क्या कर दिया, तो सूबेदारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया और छत्तीसगढ़ में अधीक्षकों की नियुक्ति कर दिया। इसी क्रम में अधीक्षक इसी क्रम में जो है 1818 में जो है छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक के रूप में कैप्टन एडमंड की नियुक्ति हुई। ठीक है, और इसी प्रकार 1818 से लेकर के 1830 तक का हमारे छत्तीसगढ़ में ब्रिटिशों ने अधीक्षकों के माध्यम से क्या किया, शासन किया। इसके बाद अगली कक्षा में हम लोगों को इसी अधीक्षकों के बारे में पढ़ना है, जो कि वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको भी हम लोगों को कवर करना है। ठीक है, अभी आप ये जो सूबेदार हैं, इन सभी सूबेदारों के बारे में जो कि 2-2 चर्चा जो कि महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको आप याद रखिएगा। ठीक है, देखिए इसके बारे में पढ़ने के लिए कुछ और है, उसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो सूबेदारी व्यवस्था है, ठीक है, सूबेदारी व्यवस्था की कमियां, ठीक है, अगर पूछे जाए, अगर कहीं पूछ दिया पेपर में अचानक से कि इन सूबेदारी व्यवस्था जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत लंबे समय तक का, ठीक है, शासन किया, राज किया सूबेदारों ने, तो इसकी महत्वपूर्ण कमियां क्या थी, तो सबसे बड़ी कमी यही थी कि ये जो है इनका जो वो था वह प्रतिभा को ना देख करके, ठीक है, प्रतिभा को ना देख करके
ना कि कार्य कुशलता को देख करके केवल और केवल कर संग्रहण, ठीक है, कर संग्रहण के आधार पर जो है उसका नियुक्ति कर दिया जाता था। ठीक है, कर संग्रहण के आधार पर जो है सूबेदार का नियुक्ति कर दिया जाता था। उससे यह नहीं पूछा जाता था कि तुम ये काम कर लोगे कि नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ को संभाल लोगे कि नहीं, तुम जैसे कोई आक्रमण कर रहे हैं उसको कैसे विफल करोगे, ठीक है, छत्तीसगढ़ के लोगों की रक्षा कैसे करोगे, ये सभी नहीं। ठीक है, बच्चों के स्कूली शिक्षा के लिए क्या करोगे, ये सभी नहीं। तो तुम कितना पैसा ला सकते हो भैया, ऐसे करके अगर इससे पूछा जाता तो ये बोलता कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ला के दे सकता हूँ, तो उसको बना दिया जाता था। ठीक है, ये जो है किसी भी प्रकार का स्थायी नहीं था। ठीक है, ये जो है केवल अधिकारी होते थे। ठीक है, अधिकारी होते थे या फिर उनका प्रतिनिधि होते थे। केवल जो ये सूबेदार हैं वह अधिकारी होते थे, प्रतिनिधि होते थे, ना कि कोई विशेष जो शासक है वैसा कार्य नहीं करते थे, ना कि शासक होते थे। ठीक है, तो देखिए इसका जो महत्वपूर्ण कमियां यही हैं। आप सभी को जानकर हैरानी होगी, देखिए ये जो 6.5 लाख का हमारा जो राजस्व था, राजस्व वसूली होता था बिंबा जी के समय में, वह जो है घट करके लगभग 3.5 लाख अर्थात 3.5 लाख के आसपास राजस्व जो है घट करके हो गया था, मतलब आधा हो गया था। ठीक है, इसी को आप सोच लीजिए, क्योंकि देखिए दोस्तों, जिस समय ये जो सूबेदारी व्यवस्था चल रहा था हमारे छत्तीसगढ़ में, उस समय भ्रष्टाचार, शोषण और ये सभी से उबर ही नहीं पा रहे थे लोग। तो होता ये था कि उस समय क्या थे, लोगों का जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलता था। ठीक है, जिस आंकड़ों की बात इन लोग करना चाहते थे, जिस आंकड़ों को इन लोग अच्छे से राजस्व में मिलाना चाहते थे, वो आंकड़े इन लोगों को स्पष्ट ज्ञात हो ही नहीं पाता था। कोई व्यक्ति जो है कर बचाने के चक्कर में जो है अपने खेत को किसी दूसरे के नाम में कर देते थे, तो जो राजस्व जो वसूली होता था वह जो है ये जो काम है वो बड़े क्षेत्र में होता था, इसलिए जो राजस्व वसूली है उसके आंकड़े में भी फेरबदल हो जाता था, इसलिए पैसे भी कम आना शुरू हो जाते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से कुल टोटल ये जो मराठा वंश में जो ये सूबेदारी व्यवस्था है वो हमारे छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को पूरा हिला करके रख दिया था। इसी का ही परिणाम जो है आगे जो है चल करके अधीक्षकों ने भी इस चीज़ को समझा और अच्छे काम किए।